क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही तुम किसी कमरे में घुसते हो, बिना कुछ खास बोले भी एक इंसान सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है? वो कोने में चुपचाप बैठा होता है, फिर भी उसकी मौजूदगी पूरा माहौल भर देती है। जब वो बोलता है, लोग अपने आप सुनने लगते हैं। बिना कुछ कहे ही लोग उसकी बाउंड्रीज समझ लेते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी में बड़े आराम से चलता है। उसके आसपास अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगती हैं। लोग उसे एडमायर करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। ये कोई शोर मचाने वाली पावर नहीं होती, ये एक शांत, गहरी, मैग्नेटिक प्रेजेंस होती है। यह कोई जादू नहीं है, न यह किस्मत में मिली कोई जेनेटिक बढ़त है, और न ही कोई ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है और फिर जिंदगी भर उसे बदला नहीं जा सकता। जिसे लोग ऑनरा या कमांडिंग प्रेजेंस कहते हैं, असल में वह एक गहराई से समझा गया मनोवैज्ञानिक तंत्र है। यह तंत्र कुछ खास चीजों के जरिए काम करता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे फैसले और वह ऊर्जा जो तुम बिना बोले ही दुनिया तक पहुंचाते रहते हो। यह मौजूदगी किसी संयोग से नहीं बनती। यह एक जानबूझकर किया गया संयोजन है, जहां तुम अपने संकेतों को होश में नियंत्रित करते हो और लोग बिना समझे ही तुम्हारी तरफ खींचते चले आते हैं। आज हम उस एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जो किसी इंसान को ऐसी इन्फ्लुएंस रेडिएट करने लायक बनाती है। यहाँ बात सरफेस लेवल कॉन्फिडेंस की नहीं है, बल्कि डीप साइकोलॉजी की है। वो मैकेनिज्म्स जिनको न्यूरोलॉजिस्ट्स, बिहेवियरल साइंटिस्ट्स और यहाँ तक कि डार्क साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने डॉक्यूमेंट किया है। इस वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ ये नहीं समझोगे कि ये प्रेजेंस पैदा कैसे होती है, बल्कि ये भी जान जाओगे कि इसे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल कैसे कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। सेगमेंट 1, काइनेसिक ब्लूप्रिंट, मूवमेंट के जरिए स्पेशियल डोमिनेंस। पहला, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। मैं शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करना चाहता हूं जिसे रिसर्च बार बार साबित कर चुकी है। तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारा शरीर अपनी कहानी सुना चुका होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि इंसान सामने वाले की स्टेटस वैल्यू को उसके मूवमेंट से पढ़ लेता है। इसे कहते हैं काइनेटिक एनालिसिस। सीधी भाषा में समझो, तुम स्पेस में खुद को कैसे रखते हो, कैसे चलते हो, कैसे रुकते हो, कैसे एंट्री लेते हो, यही तय करता है कि लोग तुम्हें लीडर मानेंगे या किसी ऐसे इंसान की तरह देखेंगे जिससे सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारा शरीर चुपचाप ये मैसेज भेज रहा होता है, ये इंसान कंट्रोल में है या ये इंसान खुद ही अनसेफ है, और ये फैसला लोग सेकंड्स में कर लेते हैं बिना तुम्हारी एक भी बात सुने। जरा याद करो आखिरी बार जब तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो बिना बोले ही रिस्पेक्ट कमांड कर रहा था। सबसे पहले तुमने क्या नोटिस किया था? उसकी पोस्चर, वो स्पेस में कैसे मूव कर रहा था, दूसरों के मुकाबले उसकी पोजीशनिंग कैसी थी। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक डोमिनेंट और सबमिसिव नॉन वर्बल बिहेवियर ऑब्जर्वर के दिमाग में अलग अलग परसेप्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हैं। जब कोई इंसान उस तरह मूव करता है जिसे रिसर्चर्स कहते हैं एक्सपेंसिव स्पेशियल प्रेजेंस, मतलब स्पेस लेना, जैसे सोशल स्टेटस और कॉन्फिडेंस का संकेत मान लेता है। ये सब कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता, ये दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तुम कुछ कहते भी नहीं और सामने वाला पहले ही तय कर चुका होता है कि तुम्हें कितनी गंभीरता से लेना है। अब जरा इससे भी गहरी लेयर समझो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम हर पल स्टेटस सिग्नल्स को कैलिब्रेट करता रहता है। तुम खुद महसूस करो या नहीं, तुम्हारा शरीर लगातार ये तय कर रहा होता है कि सामने वाला तुमसे ऊपर है, नीचे है या बराबर। स्टडीज बताती हैं कि जब डोमिनेंस क्यूज हल्के होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं, तो वो दूसरों के दिमाग में एक खास तरह का रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। ये डर वाला स्ट्रेस नहीं होता, ये वो हल्का सा अराउजल होता है जो तब आता है जब दिमाग किसी हाई स्टेटस प्रेजेंस को पहचान लेता है। मतलब सामने वाला अनकंफर्टेबल नहीं होता, वो अलर्ट हो जाता है। उसका सिस्टम कहता है ये इंसान मायने रखता है। और यही सबसे खतरनाक पॉइंट है। तुम किसी को धमका नहीं रहे, तुम आवाज ऊंची नहीं कर रहे, तुम कुछ साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, फिर भी तुम लोगों के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो ताकि वो तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में रजिस्टर करे जिसे इग्नोर करना सेफ नहीं है। स्ट्रैटेजिक मूवमेंट की मैकेनिक्स। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ मूव करना काफी नहीं है, कैसे मूव करते हो वही सब कुछ तय करता है। तुम्हें न तो थिएटर जैसा ड्रामा चाहिए, न ओवर एक्टिंग, न बड़े बड़े हाथों के इशारे। रिसर्च साफ कहती है
असली पावर एग्जैजरेटेड जेस्चर में नहीं होती। नॉन वर्बल डोमिनेंस पर हुई स्टडीज के मुताबिक मूवमेंट में ताकत आती है दो चीजों से। पहला, ट्रैजेक्टरी की कंसिस्टेंसी, मतलब तुम जहां जा रहे हो तुम्हारा शरीर बिना हिचक उसी दिशा में जाता है। बीच में रुकना नहीं, डायरेक्शन बदलने में झिझक नहीं, कोई अनक्लियर सिग्नल नहीं। दूसरा, स्पेशियल कॉन्फिडेंस, तुम स्पेस से माफी नहीं मांगते, तुम जगह लेते हो शांति से, ना जल्दी, ना घबराहट, ना खुद को छोटा करने की आदत। तुम्हारी बॉडी ये नहीं पूछती क्या मैं यहां रह सकता हूं, वो डिक्लेयर करती है मैं यहां हूं। और यही वो लेवल है जहां मूवमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, वो साइकोलॉजिकल बन जाती है। इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत सीधा है। जब तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हो तो सीधा चलते हो, घिसटते नहीं, बीच कदम में रुककर खुद पर शक नहीं करते। चलते वक्त तुम्हारा फ्रेम टूटता नहीं, कंधे पीछे रहते हैं, सिर और रीढ़ एक ही लाइन में रहते हैं। ये किसी तरह का नकली छाती फुलाना नहीं है, ना ही खुद को बड़ा दिखाने की एक्टिंग। ये बस एक इनकार है, खुद को छोटा करने से इनकार। तुम स्पेस से डरते नहीं, तुम अपने मूवमेंट को माफी के साथ नहीं करते। तुम्हारा शरीर ये नहीं कहता मैं साइड हो जाता हूं, वो कहता है मैं जैसे हूं वैसे ही चलता हूं। और यहीं से लोग समझ जाते हैं ये इंसान अपनी जगह जानता है। इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो उनके दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। ये वही सिस्टम है जो सामने वाले की बॉडी पोजीशन को अनजाने में कॉपी करने लगता है। मतलब क्या? मतलब उनका नर्वस सिस्टम तुम्हारी फिजिकल पोजीशनिंग को सिमुलेट करना शुरू कर देता है। तुम स्पेस में कैसे खड़े हो, कैसे चलते हो, कैसे खुद को रखते हो, वो सब उनके अंदर रिप्ले होने लगता है। धीरे धीरे उनका दिमाग तुम्हारे और एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को एक रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। और जब तुम स्पेस को इंटेंशन के साथ क्लेम करते हो, शांति से, बिना जल्दबाजी, बिना डर, तो तुम सच में दूसरों के नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हो। ट्रेन कर रहे होते हो इस बात के लिए कि ये इंसान स्पेशल डोमिनेंट है। तुम कुछ कहते नहीं, कोई ऑर्डर नहीं देते, कोई कंट्रोल दिखाने की कोशिश नहीं करते। फिर भी लोगों का सिस्टम खुद मान लेता है कि तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेना सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है। ये पूरा गेम एग्रेशन का नहीं है। रिसर्चर्स जिन्होंने स्टेटस सिग्नलिंग को स्टडी किया है, उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाने वाले लोग सिर्फ स्पेस नहीं लेते, वो स्पेस को एक खास तरीके से होल्ड करते हैं। इसे वो कहते हैं ओपन आर्किटेक्चर। मतलब क्या? मतलब तुम्हारी बॉडी पोजीशन एक्सपेंसिव होती है लेकिन कॉन्फ्रंटेशनल नहीं। तुम्हारे हाथ पैर गार्डेड नहीं होते, तुम्हारा शरीर बंद नहीं होता, तुम्हारा टॉर्सो लोगों की तरफ होता है, उनसे मुड़ा हुआ नहीं। तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो, बल्कि ऐसे जैसे तुम्हें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा शरीर ये सिग्नल देता है मैं सेफ हूं, मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं यहां आराम से हूं। और यही सबसे पावरफुल मैसेज है, क्योंकि डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज कमजोरी दिखाती है, जबकि सिक्योर प्रेजेंस अपने आप में डोमिनेंस बन जाती है। यही असली फर्क है कमांडिंग दिखने वाले इंसान और थ्रेटनिंग लगने वाले इंसान के बीच। फर्क इस बात का है कि तुम्हारी स्पेशियल डोमिनेंस के साथ एक्सेसिबिलिटी जुड़ी हुई है या नहीं। जो इंसान सच में पावरफुल होता है, उसे खुद को बचाने के लिए फिजिकल बैरियर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हाथ नहीं बांधता, वो शरीर को बंद नहीं करता, वो सामने वाले से दूरी बनाकर सेफ महसूस नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से सिक्योर होता है। उसकी बॉडी कहती है मैं ओपन रह सकता हूं, मुझे छुपने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को डिफेंड करने की मजबूरी नहीं है। और यही ओपननेस डोमिनेंस को खतरा नहीं बनाती, उसे अथॉरिटी बना देती है। थ्रेटनिंग लोग कंट्रोल से डरते हैं, कमांडिंग लोग कंट्रोल में होते हैं। एक खुद को बचाता है, दूसरा बस मौजूद रहता है, और वही काफी होता है। परसीव्ड कैपेबिलिटी की नींव, पोस्चर। अब मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जहां साइकोलॉजी सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे कहते हैं एम्बॉडीड कॉग्निशन इफेक्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हारा पोस्चर दूसरों को क्या मैसेज देता है, बल्कि ये भी कि तुम्हारा पोस्चर तुम्हारे अपने दिमाग के साथ क्या करता है। 130 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की मेटा एनालिसिस रिसर्च बताती है कि पोस्चर सिर्फ स्टेटस कम्युनिकेट नहीं करता, वो तुम्हारे अंदर साइकोलॉजिकल स्टेट्स भी पैदा करता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो, जब तुम्हारा फ्रेम ओपन होता है, जब तुम्हारी रीढ़ और सिर अलाइंड होते हैं,
तो तुम्हारा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखते नहीं हो, तुम अंदर से ज्यादा कैपेबल महसूस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद को ये सिखाने लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं इस सिचुएशन के लिए बना हूँ। और यही सबसे खतरनाक सर्कल है। पोस्चर दिमाग को बदलता है, दिमाग बिहेवियर को बदलता है, और बिहेवियर फिर से पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। इस पॉइंट पर डोमिनेंस एक्ट नहीं रहती, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। जब तुम अपराइट पोस्चर में रहते हो, रीढ़ सीधी, कंधे पीछे, थोड़ी जमीन के समानांतर, तो तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे होते, तुम अपने शरीर के अंदर असल में कुछ बदल रहे होते हो। इस पोजीशन में तुम्हारा न्यूरोकेमिकल सिस्टम शिफ्ट करता है, दिल की धड़कन ज्यादा स्टेबल हो जाती है, सांस अपने आप गहरी होने लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा दिमाग उस एंजाइटी को मैनेज करने में एनर्जी बर्बाद नहीं करता जो बॉडी के ढहने से आती है। मतलब तुम्हारा कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। अब ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब शरीर इस स्टेट में होता है, तुम बेहतर फैसले लेते हो, तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाती है, और तुम्हारी आवाज बिना जोर लगाए ही ज्यादा स्ट्रांग निकलती है। तुम आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हारी मौजूदगी ही आवाज बन जाती है। यही वो स्टेट है जहां कॉन्फिडेंस सोचा नहीं जाता, वो फिजियोलॉजी से पैदा होता है। और जब शरीर लीड करता है तो दिमाग अपने आप फॉलो करता है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझो। वो ये सब देख रहा होता है कि तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारी शांति, तुम्हारे शरीर में वो थ्रेट रिस्पॉन्स नहीं है जो आमतौर पर सोशल एंगेजमेंट के साथ आता है। और ये चीज पूरी तरह अनकॉन्शियस लेवल पर रजिस्टर होती है। उनका दिमाग ये कैलकुलेट करता है, ये इंसान इस सिचुएशन में नर्वस नहीं है, ये खुद को जज होते हुए महसूस नहीं कर रहा। और यहीं से एक खतरनाक लॉजिक एक्टिव हो जाता है। अगर तुम एंजाइटी में नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एंजाइटी होने की जरूरत ही नहीं। उनका दिमाग मान लेता है कि तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में कुछ पता है, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा है, और यही भरोसा तुम्हारी शांति को जस्टिफाई करता है। तुम कुछ साबित नहीं कर रहे, तुम कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा कूल नर्वस सिस्टम खुद ही ये सिग्नल भेज देता है। ये इंसान खुद को जानता है, और जो खुद को जानता है उसे हल्के में नहीं लिया जाता। इसका पावरफुल इंप्लीकेशन समझो। तुम्हारा पोस्चर असल में लोगों के दिमाग में तुम्हारी पूरी कहानी रीराइट कर रहा होता है। झुका हुआ पोस्चर, जल्दबाजी भरी मूवमेंट, ये कॉम्बिनेशन अंदरूनी डिस्ट्रेस का सिग्नल देता है, जैसे दिमाग और शरीर आपस में तालमेल में नहीं है। इसके उलट सीधा पोस्चर, जानबूझकर किया गया मूवमेंट, ये बताता है कि अंदर सब ऑर्गेनाइज्ड है, सोच क्लियर है, नर्वस सिस्टम सेटल है, और इंसान एक चीज पर हमेशा एक जैसा रिएक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। लोग अवचेतन रूप से ऐसे इंसान को स्पेस देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके फैसलों को ज्यादा वेट देते हैं। इसे कहते हैं डिफरेंस। तुम ऑर्डर नहीं देते फिर भी लोग झुक जाते हैं, क्योंकि जब शरीर और दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहे हो तो दुनिया खुद समझ जाती है। ये इंसान बिखरा हुआ नहीं है, और जो बिखरा नहीं होता उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। अगली बार जब तुम किसी सिचुएशन में जाओ जहां तुम्हें अपनी प्रेजेंस सेट करनी हो, तो बस ये 3 सवाल खुद से पूछना। क्या मैं इंटेंशन के साथ मूव कर रहा हूं या रिएक्ट करके? क्या मैं जिस स्पेस में हूं उसे ऑक्यूपाई कर रहा हूं या खुद को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपने पूरे फिजिकल डायमेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूं या अंदर की तरफ ढह रहा हूं? ये सवाल बाहर वालों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के लिए है। और जिस पल तुम हर जोड़ी में पहले ऑप्शन को चुनना शुरू करते हो, इंटेंशनल मूवमेंट, स्पेस का ऑनरशिप, ओपन स्टेबल फ्रेम, उसी पल सामने वालों का दिमाग तुम्हें एक अलग कैटेगरी में डाल देता है। उनका थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम तुम्हें अनसर्टेन स्टेटस से डाउनग्रेड करके रिकॉग्नाइज्ड स्टेटस पर शिफ्ट कर देता है। और ये शिफ्ट शब्दों से नहीं होती, ये बहस से नहीं होती, ये समझाने से नहीं होती, ये बस महसूस की जाती है। इसके बाद लोग तुमसे अलग तरह से बात करते हैं, अलग तरह से सुनते हैं, अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर तुम प्रेजेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम प्रेजेंस हो चुके होते हो। सेगमेंट 2, स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट की ताकत, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब जरूरत से ज्यादा वल्नरेबिलिटी कमजोरी बन जाती है। अब हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो आज की पॉपुलर सोच को थोड़ा चैलेंज कर सकता है। आजकल एक कल्चरल शिफ्ट दिखता है जिसे कहा जाता है रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये मान लिया गया है कि अगर तुम अपने बारे में सब कुछ शेयर कर दो तो कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है।
हकीकत ये है कि हर बात खोल देना हर सिचुएशन में स्ट्रेंथ नहीं बनता, और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है अगर तुम ये समझना चाहते हो कि पावरफुल लोग अपनी मिस्टेक कैसे बनाए रखते हैं। पावर हमेशा आवाज नहीं करता, वो चुप्पी में भी काम करता है, और कई बार जो बात तुम नहीं बताते वही तुम्हें ज्यादा कंट्रोल में दिखाती है बनाम वो सब कुछ जो तुम बोल देते हो। अब इसे एक साइकोलॉजिकल लेयर पर समझते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर रेसिप्रोसिटी। जब तुम किसी को अपने बारे में कोई पर्सनल बात बताते हो तो सामने वाले पर लगभग ऑटोमेटिक एक सोशल प्रेशर बन जाता है कि वो भी उतनी ही पर्सनल बात शेयर करे। यहीं से बनता है जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है लाइकिंग थ्रू सिमेट्री। दोनों बराबर खुलते हैं, दोनों को अच्छा लगता है, कनेक्शन बनता है, बॉन्डिंग फील होती है। लेकिन अब वो क्रिटिकल पार्ट समझो जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब तुम ज्यादा खोलते हो तो तुम सिर्फ कनेक्शन नहीं बना रहे होते, तुम सामने वाले के दिमाग में अपनी वल्नरेबिलिटीज का एक डिटेल्ड मैप बना रहे होते हो। उन्हें पता चल जाता है तुम्हें किस बात से डर लगता है, कहां तुम इमोशनल हो जाते हो, कहां तुम खुद पर शक करते हो, कहां तुम्हारा कंट्रोल ढीला पड़ता है। और ध्यान रखो, हर इंसान इस जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हर इंसान इसे स्टोर जरूर करता है। यहीं से फर्क पैदा होता है कनेक्शन और पावर के बीच। कनेक्शन के लिए ओपननेस चाहिए, लेकिन पावर के लिए चयन। पावरफुल लोग सब कुछ नहीं छुपाते, वो बस ये जानते हैं क्या, कब और किसके सामने खोलना है। क्योंकि जो अपनी हर परत हर किसी के सामने खोल देता है वो रिलेटेबल तो बन सकता है लेकिन मिस्टीरियस नहीं। इस पर हुई रिसर्च एक बहुत दिलचस्प बात दिखाती है। सोशल हायरार्की में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर स्टडीज बताती हैं कि लोग उन इंसानों के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं जिनकी अंदरूनी दुनिया पूरी तरह ओपन नहीं होती। ये मिस्ट्री किसी तरह की चालाकी या धोखे वाली नहीं होती, बल्कि इस तरह की होती है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम छुपा भी नहीं रहे, बस तुम हर लेयर एक्सपोज नहीं कर रहे। तुम एक ओपन बुक नहीं हो जिसे कोई भी कभी भी पूरा पढ़ ले। हमेशा एक लेयर ऐसी रहती है जिसे सामने वाला अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है। और इंसानी दिमाग का एक नियम है, जिस चीज को समझना बाकी हो वो चीज वैल्यूड लगती है। लोग ऐसे इंसान को ऑटोमेटिकली ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उसके शब्दों में ज्यादा वजन ढूंढते हैं। क्योंकि जब सब कुछ पहले से पता हो तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब थोड़ा सा अनजाना बाकी हो तो रिस्पेक्ट जिंदा रहती है। पावरफुल लोग इस बात को जानते हैं, वो मिस्ट्री क्रिएट नहीं करते, वो बस ओवर एक्सपोज नहीं करते, और यही बैलेंस उन्हें रिलेटेबल भी रखता है और रेस्पेक्टेड भी। यहाँ डार्क साइकोलॉजी वाला एंगल खास तौर पर समझने लायक है। मैनिपुलेटर्स इस बात को इंट्यूटिवली समझते हैं, उन्हें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी अपना पूरा पत्ता नहीं खोलते, वो खुद का एक ऐसा वर्जन दिखाते हैं जो बिलीवेबल होता है लेकिन इनकम्प्लीट। अब एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मैनिपुलेटिव बनो, वो रास्ता आखिर में खुद ही को खोखला कर देता है। लेकिन हर गलत इंसान से एक सही सीख ली जा सकती है, और सीख ये है, इंफॉर्मेशन की कमी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाती है। जब सब कुछ सामने पड़ा हो तो दिमाग उसे सस्ता समझ लेता है, और जब कुछ लेयर्स अभी भी छुपी हो तो वही इंसान ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा सीरियस और ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है। ये खेल झूठ का नहीं है, ये खेल सिलेक्शन का है। तुम सच बोलते हो लेकिन पूरा सच हर किसी को नहीं, तुम रियल रहते हो लेकिन हर लेयर हर जगह नहीं खोलते। क्योंकि पावर ज्यादा बोलने से नहीं आती, पावर आती है ये जानने से कि कहाँ रुकना है। और जिस दिन तुम इंफॉर्मेशन को बिना डर के लेकिन सोच समझकर रोकना सीख जाते हो, उसी दिन लोग तुम्हें समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं। और याद रखो, जिस इंसान को लोग समझने की कोशिश कर रहे हो उसे वो कभी हल्के में नहीं लेते। जब तुम हर समय खुद को एक्सप्लेन करते रहते हो, अपने फैसलों को जस्टिफाई करते रहते हो और अपनी सोच की पूरी प्रोसेस सबके सामने खोल देते हो, तो तुम अनजाने में अपने अंदरूनी अनुभव को कमोडिटी बना देते हो। मतलब तुम दूसरों के लिए खुद को जज करना आसान कर देते हो। वो तुम्हें नापते हैं, तुलना करते हैं, रेटिंग देते हैं, क्योंकि सब कुछ सामने है। लेकिन अब फर्क समझो, ये सीक्रेसी की बात नहीं है, ये प्राइवेसी की बात है। सीक्रेसी डर से आती है, प्राइवेसी आत्मविश्वास से। जब तुम एक हेल्दी लेवल की प्राइवेसी रखते हो तो तुम दूसरों को मजबूर करते हो कि वो तुम्हें समझने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाएं। और साइकोलॉजी का एक सिंपल नियम है, जहां एफर्ट लगता है वहां इन्वेस्टमेंट बनती है। जो इंसान तुम्हें तुरंत समझ लेता है वो तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन जिसे तुम्हें समझने के लिए सोचना पड़े, रुकना पड़े, तुम्हारे पैटर्न ऑब्जर्व करने पड़े,
वो तुम्हें हल्के में नहीं लेता। तुम सवाल बन जाते हो और सवाल हमेशा जवाब से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए हर बात क्लियर करना समझदारी नहीं है। कुछ चीजें अगर शांत रहने दी जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस की साइकोलॉजी पर हुई रिसर्च एक बात साफ बताती है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। चुप्पी कम्युनिकेशन की कमी नहीं होती, चुप्पी खुद में एक एक्टिव कम्युनिकेशन होती है। ये खालीपन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, जब हर सवाल पर रिएक्ट नहीं करते, जब हर सिचुएशन में कुछ बोलने की मजबूरी नहीं महसूस करते, तो तुम कुछ बहुत क्लियर कह रहे होते हो बिना एक शब्द बोले। तुम कह रहे होते हो, मैं प्रेशर में नहीं हूं, मुझे तुरंत खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मैं कंट्रोल में हूं। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं क्योंकि साइलेंस में उनकी असुरक्षा गूंजने लगती है। लेकिन जो इंसान साइलेंस को होल्ड कर सकता है वो अपने नर्वस सिस्टम को लीड करने देता है, रिएक्ट नहीं करने देता। और यही जगह है जहां पावर शिफ्ट होती है, क्योंकि शोर अक्सर डर से आता है और साइलेंस अक्सर सर्टेनिटी से। याद रखो, हर बात बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, कभी कभी ना बोलना ही सबसे जोरदार जवाब होता है। कन्वर्सेशनल डोमिनेंस पर हुई स्टडीज एक बहुत साफ पैटर्न दिखाती है। जो इंसान बातचीत में कम बोलता है उसे अक्सर हाई स्टेटस, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सोच समझकर बोलने वाला माना जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि वो रूखा है या दूरी बना रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब शब्द राशन की तरह इस्तेमाल होते बढ़ जाता है, ज्यादा बोलने वाला अक्सर खुद को साबित करने की कोशिश करता है, कम बोलने वाला खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। उसकी चुप्पी कहती है, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं हर बात नहीं कहता। और इंसानी दिमाग हमेशा उसी इंसान को ज्यादा सीरियसली लेता है जिसके शब्द सीमित हो लेकिन असरदार हो, क्योंकि शोर में सब कुछ खो जाता है और संयम में अथॉरिटी अपने आप बन जाती है। ध्यान कैसे काम करता है जरा उस पर सोचो। तुम्हारे दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, वो हर चीज को बराबर वजन नहीं दे सकता। जब कोई इंसान लगातार बोलता रहता है, स्पेस भरता रहता है, हर खामोशी से डरता है, तो दिमाग एक डिफेंसिव ट्रिक यूज करता है। वो हर शब्द का वजन कम करना शुरू कर देता है। बातें बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं, सुनाई तो देती हैं लेकिन असर नहीं करती। अब इसका उल्टा देखो, जब कोई इंसान भाषा को सिलेक्ट करके इस्तेमाल करता है, हर बात नहीं बोलता, हर साइलेंस तोड़ता नहीं, तो दिमाग अलर्ट हो जाता है। वो मान लेता है ये शब्द यूं ही नहीं आए हैं। तुम अपने आप थोड़ा आगे झुकते हो, ज्यादा ध्यान से सुनते हो, लाइन के पीछे का मतलब पकड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि कमी हमेशा वैल्यू पैदा करती है। कम शब्द स्टेट ज्यादा इंपैक्ट, कम आवाज उपटित ज्यादा अथॉरिटी। यही वजह है कि पावरफुल लोग कभी बातचीत से नहीं लड़ते, वो बस इतना बोलते हैं कि दिमाग को उन्हें मिस करने का मौका मिल जाए। और जिस इंसान को मिस किया जाए उसे इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ एक न्यूरोलॉजिकल लेयर भी काम कर रही होती है जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। जब कोई तुमसे बात कर रहा होता है और तुम तुरंत वर्बल रिएक्शन देने के बजाय अटेंटिव साइलेंस में रहते हो, तो सामने वाले के दिमाग में उसके मिरर न्यूरॉन्स अलग तरीके से फायर करने लगते हैं। वो तुम्हारी चुप्पी को खालीपन की तरह एक्सपीरियंस नहीं करता, वो उसे डीप प्रोसेसिंग की तरह इंटरप्रेट करता है। उसका सिस्टम कहता है ये इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा, ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इसके अंदर कुछ चल रहा है। और इंसानी दिमाग का एक बहुत पुराना पैटर्न है, जो इंसान तुरंत जवाब नहीं देता उसे सतही नहीं माना जाता, उसे वेट वाला माना जाता है। तुम्हारी साइलेंस ये सिग्नल भेजती है कि तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यूएबल प्रोसेस हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुरंत बाहर फेंकने लायक नहीं है। तुम जल्दबाजी में बोलकर अपने विचार सस्ते नहीं करते, तुम उन्हें पकने देते हो। और जब लोग ये महसूस करते हैं कि तुम्हारा अंदरूनी प्रोसेस धीमा लेकिन गहरा है, तो वो अपने आप तुम्हें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि रिएक्टिव माइंड हर किसी के पास होता है, लेकिन एब्जॉर्बिंग माइंड हमेशा रेयर लगता है। और जो रेयर लगता है वो अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका प्रैक्टिकल साइकोलॉजी वाला इस्तेमाल बहुत सिंपल है, लेकिन असर गहरा होता है। जब कोई तुम्हें कुछ बताता है तो तुरंत अपनी कहानी शुरू मत करो, तुरंत अपना ओपिनियन मत फेंको। एक पल रुक जाओ, उस साइलेंस को थोड़ा सांस लेने दो, फिर एक ऐसा सवाल पूछो जो ये दिखाए कि तुमने सच में सुना है, समझने की कोशिश की है। कोई सवाल जो ये कहे, मैं यहां था, मैंने ध्यान दिया, मैं सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा था। ये छोटी सी चीज आज के टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेयर है,
ज्यादातर लोग इतने बेचैन होते हैं खुद को शेयर करने के लिए, खुद को वैलिडेट करने के लिए, कि वो सामने वाले को पूरा सुन ही नहीं पाते। उनकी बात सुनते हुए भी उनका दिमाग अपनी कहानी तैयार कर रहा होता है। लेकिन जब तुम स्ट्रैटेजिक साइलेंस प्रैक्टिस करते हो तो तुम कुछ ऐसा कम्युनिकेट करते हो जो शब्दों से भी नीचे चला जाता है। तुम कह रहे होते हो, मुझे हर पल खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, मुझे बोलने से पहले सुना जाना जरूरी नहीं लगता, मैं अपने अंदर इतना सिक्योर हूं कि चुप रह सकता हूं। और ये सिक्योरिटी लोग महसूस कर लेते हैं, क्योंकि जो इंसान खामोशी में भी आराम से रह सकता है वो किसी और की अटेंशन पर निर्भर नहीं होता, और जो अटेंशन पर निर्भर नहीं होता वही असल में अटेंशन को कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन रेशनिंग फ्रेमवर्क। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जिसे साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, अपने गोल्स, स्ट्रगल्स और प्लान्स के बारे में जानकारी रोकने की ताकत। एक फेनोमेनन है जिसे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, प्रीमैच्योर डिस्क्लोजर सिंड्रोम। मतलब क्या? जब तुम अपने इरादों के बारे में उन्हें पूरा करने से पहले ही लोगों को बता देते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ खास चीजें होती हैं। सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है। लोग सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, थोड़ी वैलिडेशन मिलती है, उस पल अच्छा लगता है। लेकिन यहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। रिसर्च बताती है कि दिमाग कई बार इस अनाउंसमेंट को अचीवमेंट जैसा ट्रीट करने लगता है। इसे कहते हैं गोल स्लिप। मतलब सोशल रिवॉर्ड मिल चुका है तो अंदर से ड्राइव धीरे धीरे कम हो जाती है। अब सोशल लेयर समझो। जब तुम अपने प्लान्स अनाउंस करते हो तो तुम लोगों को तुम्हें जज करने का फ्रेम दे देते हो। अगर तुम फेल हुए तो लोग उस फेलियर को तुम्हारे अनाउंसमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो लोग कहेंगे, हाँ बताया तो था। इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन अब इसका उल्टा देखो, जब तुम साइलेंस में काम करते हो और अचानक रिजल्ट्स के साथ सामने आते हो तो कुछ अलग होता है। लोगों को अपनी सोच रिकैलिब्रेट करनी पड़ती है। उनका दिमाग कहता है, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जब कोई इंसान तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा करता है तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अब एक और साइकोलॉजिकल लेयर, इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट, कहता है कि जो बात बार बार सुनी जाए वो ज्यादा सच लगने लगती है। लेकिन इसके उलट भी एक सच्चाई है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स दिमाग में ज्यादा गहरी छाप छोड़ते हैं। जब तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था तो लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल मेमोरी बन जाती है। तुम सिर्फ याद नहीं रखे जाते, तुम रीडिफाइन किए जाते हो। यही वजह है कि पावरफुल लोग कम बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि शोर में की गई प्रोग्रेस सिर्फ सुनी जाती है, लेकिन साइलेंस में की गई प्रोग्रेस लोगों की सोच बदल देती है। और जब लोगों की सोच बदलती है तो तुम्हारी पोजीशन अपने आप बदल जाती है। अब इसका डार्क साइकोलॉजी वाला हिस्सा समझो। इस मैकेनिज्म को प्रेडेटर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। वो एक तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनाते हैं जिससे सामने वाले हमेशा थोड़े ऑफ बैलेंस रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्रेडेटरी टैक्टिक्स अपनाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम साइकोलॉजी समझते हो तो तुम इस प्रिंसिपल की लीजिटिमेट पावर ले सकते हो बिना उसकी पैथोलॉजी के। अब पूरा फ्रेमवर्क ध्यान से सुनो। तुम्हारे स्ट्रगल्स तब तक इंटरनल रहते हैं जब तक वो विजडम में कन्वर्ट न हो जाए। तुम्हारे प्लान्स तब तक प्राइवेट रहते हैं जब तक वो रिजल्ट्स न बन जाए। तुम्हारे गोल्स दूसरों की अवेयरनेस में नहीं रहते, वो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे काम में रहते हैं। तुम वो इंसान बन जाते हो जो कहानियों के साथ नहीं, सबूतों के साथ सामने आता है। कैपेबिलिटी की बातें नहीं, कैपेबिलिटी का एविडेंस। और जब ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है तो लोग तुमसे अलग तरह से रिलेट करने लगते हैं। तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहते, तुम्हारे इरादे आसानी से अंडरमाइन नहीं किए जा सकते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिका नहीं होता। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसकी एक्शन अनाउंसमेंट से ज्यादा बोलती है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये ड्रामा वाली नहीं, ये शांत, स्टेबल, ग्राउंडेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों से वो रिस्पेक्ट निकलवाती है जो लगातार शेयर करने से कभी नहीं निकलती। क्योंकि शोर से ध्यान मिल सकता है लेकिन खामोशी में बने रिजल्ट्स स्टेटस बदल देते हैं। सेगमेंट 3, बाउंड्रीज की आर्किटेक्चर, लिमिटेशन से पैदा होने वाला रिस्पेक्ट। क्यों ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अनकॉन्शियस माइंड को कमजोरी लगती है। अब एक ऐसी साइकोलॉजिकल सच्चाई पर बात करते हैं जो ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं या स्वीकार नहीं करना चाहते। इंसानी दिमाग, खासकर अनकॉन्शियस माइंड,
हर इंसान को देखते हुए एक सवालन लगातार पूछता रहता है, इस इंसान की लिमिट्स कहाँ हैं? ये सवाल जानबूझकर नहीं पूछा जाता, ये अपने आप चलता है। अगर कोई इंसान हर बात पर एडजस्ट कर ले, हर रिक्वेस्ट पर झुक जाए, हर प्लान अपने हिसाब से बदल ले, हर सिचुएशन में समझौता कर ले, तो अनकॉन्शियस माइंड उसे एक खास कैटेगरी में डाल देता है, लो स्टेटस। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की कोई सीमा नहीं होती, वो दिमाग को ये सिग्नल देता है कि इसकी जरूरतें नेगोशिएबल हैं, इसका टाइम सस्ता है, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट फ्लेक्सिबल है। और यहाँ एक हार्ड ट्रुथ है, रिस्पेक्ट अच्छे होने से नहीं आती, रिस्पेक्ट लिमिट्स से आती है। बाउंड्री का मतलब जिद्दी होना नहीं है, रूखा होना नहीं है, कठोर होना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है कुछ चीजें हैं जिन पर तुम समझौता नहीं करते, और जिस पल लोग तुम्हारी लिमिट्स महसूस करने लगते हैं, उसी पल उनका व्यवहार बदलने लगता है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हमेशा उन लोगों को गंभीरता से लेता है जिनकी जिंदगी में ना भी एक पूरा वाक्य होता है। आगे के हिस्से में यही समझेंगे कि कैसे सही बाउंड्रीज तुम्हें दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी वैल्यू को अपने आप ऊपर उठा देती है। ये कोई मोरल जजमेंट नहीं है, ये एक हायरार्किकल कैलकुलेशन है। साइकोलॉजी और प्राइमेट बिहेवियर पर हुई रिसर्च दिखाती है कि हर सोशल सिस्टम में, चाहे इंसान हो या प्राइमेट ग्रुप्स, हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स की एक कॉमन ट्रेट होती है, उनकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। वो हर सोशल इनविटेशन का हिस्सा नहीं बनते, वो हर कॉल पर अवेलेबल नहीं होते, वो हर रिक्वेस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटीज रीअरेंज नहीं करते। और ध्यान दो, वो ये सब इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एरोगेंट हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम कहता है मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरी एनर्जी की एक दिशा है, हर चीज मेरे लेवल की नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड इस पैटर्न को तुरंत पढ़ लेता है। जब कोई इंसान हर जगह मौजूद नहीं होता, हर किसी के लिए तुरंत हाजिर नहीं होता, तो दिमाग एक निष्कर्ष निकालता है, इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही चीज उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। याद रखो, हाई स्टेटस लोग लोगों को अवॉइड नहीं करते, वो बस अपनी एक्सेस को मैनेज करते हैं। क्योंकि जहां एक्सेस सीमित होती है, वहां रिस्पेक्ट अपने आप पैदा हो जाती है। अब इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के फ्रेम में समझो। आज हमें सिखाया गया है कि बाउंड्रीज अपने वेलबींग के लिए सेट की जाती हैं। ये बात सही है, लेकिन अधूरी है। बाउंड्रीज सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, बाउंड्रीज एक बहुत अहम सोशल सिग्नल भी भेजती हैं। वो सिग्नल क्या है? मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मैं हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं हूं। जब तुम्हारे पास क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी क्लियर लाइन होती है, तो तुम अनजाने में अपना स्टेटस ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो। अब इसका उल्टा देखो, जब कोई इंसान हर बात पर हां कह देता है, अपना शेड्यूल बार बार बदलता रहता है, डिसरिस्पेक्ट पर भी पुशबैक नहीं करता, रिलेशनशिप्स बचाने के लिए खुद को मोड़ता रहता है, तो सामने वाले के दिमाग में कुछ एक्टिवेट हो जाता है, एक डाउनवर्ड रिकैलिब्रेशन। अनकॉन्शियस माइंड सोचता है, अगर इस इंसान के पास सच में वैल्यू होती, अगर इसका स्टेटस स्ट्रांग होता, तो इसे इतना एडजस्ट क्यों करना पड़ता। ये सोच जानबूझकर नहीं आती, ये ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि दिमाग का एक रूल है, जिस चीज की कोई कीमत नहीं लगती, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं होती, उसे हाई वैल्यू कैटेगरी में नहीं रखा जाता। और यही वजह है कि लगातार समझौता करना अच्छा इंसान दिखा सकता है, लेकिन रिस्पेक्टेड इंसान नहीं। रिस्पेक्ट तब आती है जब लोग महसूस करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नेगोशिएबल नहीं है, कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ लाइनें क्रॉस नहीं होती, और जिस दिन लोग तुम्हारी लिमिट से टकराते हैं, उसी दिन वो तुम्हारी वैल्यू को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। बाउंड्री सेटिंग की स्पेसिफिक एनाटॉमी, साइकोलॉजिकल नजरिए से बाउंड्रीज के बारे में एक बात बहुत जरूरी है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। बाउंड्रीज सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं होती, बाउंड्रीज 100 इस बारे में होती हैं कि तुम किस चीज के लिए खड़े हो। वो तुम्हारी वैल्यूज को इतना साफ कर देती है कि किसी को ये अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि लाइन कहाँ खींची है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर हुई रिसर्च एक सीधा पैटर्न दिखाती है, लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं, और खुद की इज्जत करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट न करना। जब कोई तुम्हारी तय की हुई बाउंड्री क्रॉस करता है, तो तुम उसे एड्रेस करते हो, ना गुस्से में ना डिफेंस में, बस साफ तौर पर। यहीं पर पावर डायनेमिक्स का असली खेल चलता है, शांत लेकिन बहुत गहरा। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम कुछ नहीं कहते, तो तुम अनजाने में ये मैसेज भेजते हो,
मेरे पास तुम्हें रोकने की पावर नहीं है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। लेकिन जब तुम शांति से, बिना ड्रामा, बिना आवाज ऊंची किए कह देते हो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो तुम कुछ और कम्युनिकेट कर रहे होते हो। वो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं और मैं उन्हें मेंटेन करता हूं। यही फर्क है रिएक्ट करने और स्टैंड लेने में। बाउंड्री सेटिंग लड़ाई नहीं है, ये कंट्रोल दिखाने का तरीका नहीं है। ये बस ये दिखाने का तरीका है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें नेगोशिएबल नहीं है, और जिस पल लोग ये समझ जाते हैं उसी पल तुम्हें ट्रीट करने का उनका तरीका खुद ब खुद बदल जाता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, यहां तुम्हें न तो कठोर बनना है, न नाटकीय, न किसी को नीचा दिखाना है। तुम्हें बस कंसिस्टेंट होना है। अगर कोई तुमसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है तो तुम शांति से फैक्ट की तरह कह सकते हो, मैं ऐसी बातचीत कंटिन्यू नहीं करूंगा जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। बस उसके बाद तुम डिसएंगेज कर जाते हो। ना गुस्सा, ना सफाई, ना डिफेंस। तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे, तुम बस अपना स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रहे हो। और यहीं इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी बाउंड्रीज नेगोशिएबल नहीं है। और इंसानी दिमाग एक बात बहुत अच्छे से समझता है, जो नेगोशिएबल नहीं होता उसी की इज्जत की जाती है। इसके बाद लोग टेस्ट करना बंद कर देते हैं, पुश करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे अपना बिहेवियर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैलिब्रेट करने लगते हैं। ये प्रेजेंस बनाने का सबसे पावरफुल टूल है और इसकी कीमत सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। क्यों पावरफुल लोग समय के साथ ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं? अब एक ऐसा फेनोमेनन समझो जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे कोई इंसान वाकई में पावर और स्टेटस बढ़ाता है, वो ज्यादा ओपन नहीं होता, वो ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता है। उसके दोस्त कम हो जाते हैं, ज्यादा नहीं। वो कम अवेलेबल होता है, ज्यादा नहीं। उसका समय ज्यादा गार्डेड हो जाता है, ज्यादा जनरल नहीं। ये बात उन लोगों को अजीब लगती है जिन्होंने साइकोलॉजी पर गहराई से सोचा नहीं है। लगता है जैसे पावर का मतलब होना चाहिए अनलिमिटेड टाइम, हर किसी के लिए अवेलेबिलिटी। लेकिन रिसर्च इसका उल्टा दिखाती है। हाई स्टेटस लोग अपने समय और कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस खास इसलिए वैल्यूएबल होती है क्योंकि वो रेयर होती है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो रेयरनेस खत्म हो जाती है, और जैसे ही रेयरनेस जाती है वैल्यू गिर जाती है। यहाँ एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल काम करता है। किसी चीज की वैल्यू उसकी अवेलेबिलिटी के इनवर्स में होती है। जब हर कोई तुम्हें कभी भी एक्सेस कर सकता है तुम एक कमोडिटी बन जाते हो। लेकिन जब एक्सेस लिमिटेड हो और कुछ स्टैंडर्ड्स पूरे करने पड़े तो वो तुम एक लग्जरी बन जाते हो। और साइकोलॉजी साफ है, लोग कमोडिटीज को यूज करते हैं लेकिन लग्जरी को परस्यू करते हैं। लिमिटेशन ही इन्वेस्टमेंट पैदा करती है। तो जब तुम जेन्युइन बाउंड्रीज इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, हर रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल होना बंद करते हो, ये तय करते हो कि किसे तुम्हारा टाइम मिलेगा और खुद को हर बार एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तो कुछ शिफ्ट होता है। तुम यूटिलिटी नहीं रहते, तुम प्रिविलेज बन जाते हो। और जिस दिन लोग तुम्हें एक प्रिविलेज की तरह देखने लगते हैं, उस दिन तुम्हारी प्रेजेंस की पूरी क्वालिटी बदल जाती है। बिना आवाज ऊंची किए, बिना कुछ साबित किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ये तय कर लिया कि हर किसी को हर वक्त तुम्हारा एक्सेस नहीं मिलेगा। सेगमेंट 4, मिस्टिक का मैकेनिज्म, कंट्रोल्ड ओपेसिटी। क्यों प्रेडिक्टेबिलिटी मैग्नेटिज्म को खत्म कर देती है? अब उस चीज पर बात करते हैं जिसे न्यूरोसाइंस ने साफ साफ साबित किया है, ह्यूमन अटेंशन और इंटरेस्ट के बारे में। तुम्हारा दिमाग पैटर्न ब्रेकिंग चीजों की तरफ खींचता है। जब कोई चीज पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो जाती है तो दिमाग उसे प्रोसेस करना बंद कर देता है। वो बैकग्राउंड बन जाती है, जैसे कमरे की घड़ी की टिक टिक मौजूद है लेकिन महसूस नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज आधी प्रिडिक्टेबल हो, इतनी कि समझ में आ जाए लेकिन इतनी नहीं कि पहले से अंदाजा लग जाए, तभी दिमाग पूरी तरह एंगेज होता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। बहुत ज्यादा नोवेल्टी एग्स एंजाइटी, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी शायद बोरियत, लेकिन मॉडरेट नोवेल्टी प्लस अंदरूनी कोहेरेंस बराबर फैसिनेशन। अब इसे पर्सनल प्रेजेंस में समझो। सबसे मैग्नेटिक लोग वो नहीं होते जो हर कदम प्रेडिक्टेबल हों, वो लोग होते हैं जो अपनी वैल्यूज में कोहेरेंट हों। तुम महसूस कर सकते हो कि उनके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन उनके एक्शंस और चॉइसेस पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होते। तुम जानते हो कि उन्हें एक्सीलेंस चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि वो उसे किस रास्ते से अचीव करेंगे। तुम जानते हो कि वो प्रिंसिपल्ड है, लेकिन हर सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल एक्टिव होगा ये पहले से क्लियर नहीं होता।
और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक खास असर पैदा करती है। लोगों का दिमाग तुम्हें लगातार मॉडल करने की कोशिश करता रहता है, समझने की कोशिश करता है, और वो प्रोसेस एक्टिव अटेंशन मांगता है। इसलिए लोग ना तुम्हें बोरिंग मानते हैं, ना तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं, वो तुम्हें लगातार समझने की कोशिश में रहते हैं। अब डार्क साइकोलॉजी का सच समझो। मैनिपुलेटर्स इसे इंट्यूटिवली समझते हैं। वो लोगों को थोड़ा ऑफ बैलेंस रखते हैं, पूरी तरह कंसिस्टेंट नहीं रहते, ताकि सामने वाला एक्यूरेट मेंटल मॉडल बना ही ना पाए। मैं मैनिपुलेशन रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन यह समझना जरूरी है, लीजिटिमेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो क्लियर वैल्यूज से आती है और अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से अप्लाई होती है, वो सच में कंपेलिंग होती है। पर्सनल मिस्ट्री की स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर, लीजिटिमेट मिस्ट्री ऐसे बनती है, तुम अपने कोर प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर होते हो और अपने टैक्टिकल अप्रोच को लेकर जानबूझकर ओपेक रहते हो। लोग जानते हैं तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, लेकिन उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि तुम हर सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। वो तुम्हारी वैल्यूज को सेंस करते हैं, लेकिन तुम्हारे अगले मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। यहीं से एक दिलचस्प डायनामिक बनता है। वो तुम्हारी कोहेरेंस को रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से फैसिनेट रहते हैं। एक और साइकोलॉजिकल लेयर समझो। एक्सपर्ट परसेप्शन पर हुई रिसर्च बताती है, लोग किसी को ज्यादा केपेबल तब मानते हैं जब वो उसकी हर मेथड पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं कंपीटेंस कंप्रीहेंसिबिलिटी पैराडॉक्स। अगर तुम्हारा अप्रोच पूरी तरह समझ में आ जाए तो दिमाग तुम्हें हाई स्टेटस असाइन नहीं करता, लेकिन अगर रिजल्ट्स एक्सीलेंट हों और मेथड पूरी तरह क्लियर न हो तो दिमाग मान लेता है यहां कुछ एडवांस चल रहा है। अधूरी समझ सोफिस्टिकेशन का सबूत बन जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तुम हर फैसले को लगातार एक्सप्लेन नहीं करते, अपनी पूरी रीजनिंग सबके सामने नहीं खोलते, तुम एग्जीक्यूट करते हो और रिजल्ट्स को बोलने देते हो। अगर कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो तुम ये नहीं समझाने लगते कि दिमाग में क्या क्या चला। तुम शांति से कह सकते हो, मुझे लगा ये सही मूव है, और वहीं रुक सकते हो। तुम्हें खुद को जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई नहीं करना। और मजे की बात यह है, ये एक्सप्लेनेशन रेस्टोरेंट रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। लोग या तो मान लेते हैं कि तुमने अच्छा फैसला किया है, या फिर उन्हें एहसास होता है कि वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग लेवल को समझने की पोजीशन में ही नहीं है। पर्सनल प्रेजेंस के लिए ये गेम चेंजर है। तुम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो कि तुम ऐसे लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो जहां कंसिस्टेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं। तुम चॉइसेस बनाते हो और आगे बढ़ जाते हो, ना सफाई ना वैलिडेशन की भीख। और यही चीज तुम्हारी मिस्टेक को ड्रामा से नहीं, क्वाइट सोफिस्टिकेशन से बनाती, जिसे समझना आसान नहीं होता, और इसी वजह से उसे हल्के में नहीं लिया जाता। पर्सनल नैरेटिव पर स्कैरसिटी प्रिंसिपल। आखिर में एक बहुत अहम बात समझो, जब बात खुद के बारे में जानकारी की आती है तो स्कैरसिटी प्रिंसिपल पूरी ताकत से काम करता है। तुम अपनी जिंदगी के बारे में जितना कम बोलते हो, लोगों की नजर में तुम्हारी जिंदगी उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्सपेंशन थ्रू पार्टनर। इसका मतलब यह है कि लोग उन इंसानों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो पूरी तरह एक्सपोज नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार उन्हें समझने की कोशिश करता रहता है, और यही कोशिश, यही ऑनगोइंग एफर्ट इंटरेस्ट और अटेंशन को जिंदा रखती है। अब इसका उल्टा देखो, जब कोई इंसान अपना सब कुछ सुना चुका होता है, बचपन का ट्रॉमा, रिलेशनशिप ड्रामा, इनसिक्योरिटीज, पूरा इंटरनल मैप, तो समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मिस्ट्री खत्म, और अक्सर मिस्ट्री के साथ इंटरेस्ट भी चला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें झूठा बनना है या नकली। इसका मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हारी जिंदगी के इंटरनल डिटेल्स तब तक इंटरनल ही रहें जब तक वो विजडम या एक्सपीरियंस में कन्वर्ट ना हो जाए। तुम्हारे स्ट्रगल्स तब तक प्राइवेट रहें जब तक वो ग्रोथ की कहानी न बन जाए। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज तब तक बाहर ना आए जब तक वो कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। लोग उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिसके प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगते हैं, जिसकी चैलेंजेस टेम्पररी लगती हैं, जिसकी अंदरूनी दुनिया अनऑर्गेनाइज्ड महसूस होती है। उस इंसान की तरफ लोग कम खींचते हैं जो हर वक्त अपनी साइकोलॉजी को रियल टाइम में सबके सामने प्रोसेस करता रहता है। तो जो प्रेजेंस तुम बना रहे हो उसका एक जरूरी हिस्सा ये भी है स्ट्रैटेजिक प्राइवेसी। तुम एक ओपन बुक नहीं हो, तुम गहराई वाले इंसान हो जिसे लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश, यही अधूरी समझ तुम्हें लोगों के दिमाग में जिंदा रखती है। क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी साफ तो लग सकती है, लेकिन अटेंशन कभी कभी अधूरी कहानी से ही पैदा होती है।
सेगमेंट 5 विजुअल प्रेजेंस और हेलो इफेक्ट। फर्स्ट विजुअल प्रोसेसिंग की न्यूरोसाइंस। अब हम पूरी तरह प्रैक्टिकल जोन में आते हैं। रिसर्च इसे कहती है इनिशियल सेंसरी फिल्टरिंग। तुम्हारा दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन को लैंग्वेज से लगभग 6 करोड़ गुना तेज प्रोसेस करता है। मतलब इससे पहले कि कोई तुमसे एक शब्द 6 करोड़ गुना तेज प्रोसेस करता है। बोले उसका दिमाग तुम्हारी अपीयरेंस से 30 से 40 डेटा पॉइंट्स निकाल चुका होता है। और यही जगह है जहां हेलो इफेक्ट काम करता है। हेलो इफेक्ट बताता है कि अगर कोई इंसान देखने में पॉजिटिव लगता है तो दिमाग अपने आप उसमें बाकी अच्छी क्वालिटीज भी मान लेना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान दो, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये बात है इंटेंशनल, कोहेरेंट और वेल मेंटेन्ड दिखने की। रिसर्च का सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है, लोग कंपीटेंस, स्टेटस और ट्रस्टवर्थनेस को बोलचाल से पहले सिर्फ अपीयरेंस के आधार पर जज कर लेते हैं। ये कोई सोच समझकर किया गया फैसला नहीं होता, ये न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स होते हैं। हम इन्हें पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। तो जो लोग सच में आगे निकलते हैं वो ये नहीं कहते कि लुक्स मैटर नहीं करते, वो अपनी अपीयरेंस को स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करते हैं। क्योंकि जब तुम पुट टुगेदर दिखते हो तो सामने वाले का दिमाग शांत रहता है। कोई कैओस नहीं, कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, कोई थ्रेट सिग्नल नहीं। तुम विजुअली ये कह रहे होते हो मैं कंट्रोल में हूं, और दिमाग आगे ये एक्सट्रैपोलेट कर लेता है अगर इसकी अपीयरेंस कंट्रोल में है तो बाकी चीजें भी कंट्रोल में होंगी। स्ट्रैटेजिक अपीयरेंस की प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर। एक बात साफ कर लें, ये महंगे कपड़ों की बात नहीं है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने की बात नहीं है, ये बात है इंटेंशनैलिटी की। अगर तुम कुछ पहन रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि तुमने उसे चुना है। ऐसा नहीं कि जो साफ मिला वही पहन लिया। ऐसा नहीं कि खुद भी कंफ्यूज हो कि ये ठीक है या नहीं। रिसर्च में इसे कहते हैं एनक्लोज्ड कॉग्निशन। मतलब जो कपड़े तुम पहनते हो वो तुम्हारी अपनी साइकोलॉजी को भी बदलते हैं। जब तुम ऐसे कपड़े पहनते हो जिन्हें तुम पॉजिटिव मानते हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, तुम धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हो जैसा तुम दिख रहे हो। अब ऑब्जर्वर साइड से देखो कि जब कोई इंसान पुट टुगेदर लगता है तो दिमाग ये पढ़ता है, ये कैओटिक नहीं है, ये ओवरवेलम्ड नहीं है, ये डिटेल्स मैनेज कर सकता है, ये इंप्रेशन शब्दों से पहले बन जाता है। और इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए एक अच्छा ऑप्शन चुनना, कई मीडियोकर ऑप्शंस नहीं। अपनी अपीयरेंस से ये कहना मैंने इस पर सोचा है, मैंने एक चॉइस ली है और मैं उस चॉइस को कमिटमेंट के साथ कैरी कर रहा हूं। हेलो इफेक्ट का असली फायदा, जब तुम्हारी अपीयरेंस इंटेंशनल लगती है तो हेलो इफेक्ट एक्टिव हो जाता है। लोग तुम्हारे अंदर बाकी पॉजिटिव क्वालिटीज मान लेना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि तुम कुछ साबित करो। मतलब तुम रिस्पेक्ट में हेड स्टार्ट ले लेते हो सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन से। और जब इस विजुअल कोहेरेंस को हम पहले डिस्कस की हुई चीजों से जोड़ देते हो, स्टेबल बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रैटेजिक साइलेंस, क्लियर बाउंड्रीज, तो एक रीइंफोर्सिंग सिस्टम बनता है। हर चैनल एक ही मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, ये इंसान ऑर्गेनाइज्ड है, ये इंसान कंट्रोल में है, और ये इंसान रिस्पेक्ट के लेवल पर ऑपरेट करता है, बिना बोले, बिना समझाए, सिर्फ मौजूद रहकर। सेगमेंट 6 साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, माइंडसेट एज द ब्लूप्रिंट। क्यों फाउंडेशनल बिलीफ के बिना टेक्निक्स फेल हो जाती हैं? अब उस लाइन पर आते हैं जहां असली फर्क बनता है जेन्युइन प्रेजेंस और सिर्फ प्रेजेंस की एक्टिंग के बीच। तुम यहां बताई गई हर टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, पोस्चर, साइलेंस, बाउंड्रीज, मिस्टिक, अपीयरेंस, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बेसलाइन बिलीफ ये है कि मैं असल में पावरफुल इंसान नहीं हूं, तो वो अंदरूनी डिसोनेंस सब कुछ कमजोर कर देगा। यहीं पर एल्बर्ट बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी रिसर्च काम में आती है। उनकी रिसर्च ये दिखाती है कि अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास अक्सर असली कैपेबिलिटी से भी ज्यादा प्रेडिक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिलीफ तय करता है तुम चैलेंज को कैसे अप्रोच करते हो, मुश्किल में कितनी देर टिकते हो, प्रेशर में कैसे प्रेजेंट करते हो। मैकेनिज्म समझो, जब तुम खुद को कैपेबल मानते हो, तुम बड़े रिस्क लेते हो, जल्दी हार नहीं मानते, सेटबैक से जल्दी रिकवर करते हो, और ये सारे बिहेवियर एक चीज बनाते हैं, एविडेंस। ये एविडेंस तुम्हारे शुरुआती बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तुम ज्यादा कैपेबल बनते हो क्योंकि तुमने मान लिया था कि तुम बन सकते हो। अब इसका उल्टा देखो, जब सेल्फ एफिकेसी लो होती है, तुम चैलेंज अवॉइड करते हो, जल्दी छोड़ देते हो, मुश्किल से पीछे हट जाते हो, और हर बार तुम अपने दिमाग को एक ही मैसेज देते हो, देखा मैं कर नहीं सकता। इस तरह बिलीफ बिहेवियर बनाता है और बिहेवियर रियलिटी। साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क यही है।
तुम्हारे विश्वास तुम्हारे एक्शन बनाते हैं और एक्शन तुम्हारी पहचान। फाउंडेशनल कन्विक्शन इंस्टॉल करना तो प्रेजेंस बनाने का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा पूरी तरह साइकोलॉजिकल है। तुम्हें खुद को सच में यह मानना होगा कि तुम रिस्पेक्ट के लायक इंसान हो, और नहीं, ये ना तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, न ही डिल्यूजन, ये एविडेंस बेस्ड है। तुम ये नहीं कह रहे मैं पहले से ही पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं। तुम ये कह रहे हो मैं वो इंसान हूं जो केपेबल बनने के लिए जरूरी बिहेवियर इंप्लीमेंट कर रहा है। हर बार जब तुम सीधा पोस्चर रखते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम एविडेंस कलेक्ट करता है। हर बार जब तुम बाउंड्री मेंटेन करते हो, तुम दिमाग को दिखाते हो कि तुम प्रोटेक्ट करने लायक हो। हर बार जब तुम स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखते हो, तुम साबित करते हो कि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं। हर बार जब तुम साइलेंस में काम करते हो और रिजल्ट्स दिखते हैं, तुम एक्चुअल मास्टरी बनाते हो। मास्टरी बनाम अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी कॉन्फिडेंस नाजुक होती है, लेकिन एविडेंस से बनी कॉन्फिडेंस हिलती नहीं। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट ये है, कॉन्फिडेंट महसूस करने की कोशिश मत करो, उन बिहेवियर्स को करना शुरू करो जो कैपेबिलिटी बनाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने आप बाय प्रोडक्ट बनकर आएगी। तुम उस इंसान में विश्वास करके नहीं बदलते जो तुम बनना चाहते हो, तुम उस इंसान की तरह एक्ट करके बदलते हो। एक्शन पहले, बिलीफ बाद में। क्लोजिंग, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुमने वो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क समझ लिया है जो ज्यादातर लोग कभी एक्सपोज ही नहीं होते। अब तुम जानते हो प्रेजेंस न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करती है, कौन से बिहेवियर्स स्टेटस सिग्नल करते हैं, बाउंड्रीज, साइलेंस, मिस्ट्री और विजुअल्स क्यों असर करते हैं। लेकिन एक बात साफ है, समझना बेकार है अगर इंप्लीमेंटेशन न हो। असली काम वीडियो बंद होने के बाद शुरू होता है। एक चीज चुनो, पोस्चर और मूवमेंट, या स्ट्रैटेजिक साइलेंस, या बाउंड्री सेटिंग, या विजुअल इंटेंशनैलिटी। सिर्फ 1-2 हफ्ते बिना ब्रेक उसे इंप्लीमेंट करो। देखो लोग तुमसे कैसे अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। अगर ये पूरा ब्रेकडाउन तुम्हें हिट हुआ तो कमेंट में बताओ तुम किस एलिमेंट पर सबसे पहले काम करने वाले हो। और अगर पावर, प्रेजेंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी की ये डीप लेयर तुम्हें वैल्यू लगी तो बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। यहाँ हम सक्सेस और इन्फ्लुएंस के पीछे की न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं। जो ऑनरा तुम बना रहे हो वो मैजिक नहीं है, वो आर्किटेक्चर है, और अब तुम्हें उसका ब्लूप्रिंट पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।